नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। जिस राज्य को बंगाल की खाड़ी पांव पखाड़ती हो, जिस बंगाल का आरंभिक उल्लेख महाभारत और अलग अलग जगहों पर भूगोल में मिलता हो, तो तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के साम्राज्य का जो हिस्सा था, जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति परंपरा भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक गढ़ के रूप में माना जाता रहा हो, आज वहां हिंसा की आग धधक रही है। एक जीवंत राज्य में सियासत खून की प्यासी हो गई है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि मानो पश्चिम बंगाल में कानून का राज है ही नहीं, बचा ही नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि हिंसा की चपेट में पहली बार यह बंगाल आया हो। लेकिन घटना ताजा है, लिहाजा आरोपों के घेरे में ममता सरकार है, जबकि सीएम ममता बनर्जी इसके लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आते ही क्यों धधकने लगता है बंगाल? क्यों बंगाल में आज बम बारूद का धुआं आसमान में दिखाई दे रहा है? कौन है जो सियासी रोटी सेक रहा है, पलट रहा है, खेल रहा है और खा भी रहा है? आखिर कौन है बंगाल का गुनहगार? आज इन्हीं सवालों पर जानेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर मेहमानों का तारुफ कराएंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में ईवीएम पर उंगली दबने से पहले बमबाजी से बंगाल धुआं धुआं हो गया है। हिंसा की चपेट में आबादी के लिहाज से देश का चौथा राज्य पश्चिम बंगाल झुलस रहा है। जितना तापमान की तपिश नहीं, उससे ज्यादा वहां के हवा में घुल चुके बारूद की गर्मी है। पश्चिम बंगाल में खूनी खेल वाली सियासत चरम पर है। वो पहले तय कर ले कौन टीएमसी का मरा है, कौन कांग्रेस का मरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक चीज बोल रहे हैं, सौगत राय एक चीज बोल रहे हैं। तो ये अगर हो रहा है तो मतलब अपने डेटा में गड़बड़ है। और उसी सरकार की रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कोई 0% मरा है, मतलब कोई पॉलिटिकल क्लैश हुआ ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? तो सौगत राय पहले अपनी सरकार को तो ठीक कर ले। शनिवार देर रात कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी प्रत्याशी के देवर की हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने बुलाया और चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हैरानी आपको तब और ज्यादा होगी जब ममता सरकार के मंत्री उद्यन गुहा का बयान सुनेंगे। খুনের পেছনে তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় ক্ষোভ থাকে, নয় লাভের ব্যাপার থাকে। শম্ভু দাসকে খুন করে তৃণমূলের কি লাভ? যদি খুন করতে হয় তাহলে তো ওর বৌদিকে খুন করা উচিত বা তার স্বামীকে খুন করা উচিত। তা না করে যখন ও দেওরকে খুন করছে, তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে তৃণমূলের লাভের কোনো ব্যাপার নেই। পরিষ্কারভাবে বলি, শম্ভু দাস কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। हिंसा की आंच किसी एक इलाके, किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। माल्टा में टीएमसी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। कुछ लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि ममता की पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। यही आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। चाहे जो भी भरोसा बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी दे और कोई मुख्यमंत्री दे, इसका कोई मूल्य से कोई अहमियत आम लोगों की पास नहीं है। बंगाल में हिंसा की तेज तेज उठती लपटों को देखकर राज्यपाल एक्शन में हैं। उन्होंने राजभवन में सहायता केंद्र बना दिया है, जिस पर टीएमसी को आपत्ति है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। अब टीएमसी उल्टा निशित प्रामाणिक पर मारपीट का आरोप लगा रही है। बीजेपी के हर आरोपों को गलत बता रही है। वहां पर भी टीएमसी क्लियर कर दिया कूच बिहार में, वो निशित प्रामाणिक उन्होंने तृणमूल वर्कर के ऊपर हमला किया था और सेंट्रल फोर्स उनका ऊपर छोड़ दिया, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो उनका जो बेस है ये निशित प्रामाणिक का, वो अभी वहां पर इरोशन हो रहा है, वो हारेंगे इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा के बीच बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी हिंसा के लिए विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ रही हैं। যে প্রবলেমটা হয়েছে এই প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়।
যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। मां माटी मानुष के स्लोगन के साथ सत्ता में आने वाली टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था है, लेकिन सियासी लड़ाई के नाम पर यहाँ के मानुष का खून बह रहा है। मां का आंचल आंसुओं से तरबतर है और खून खराबे में बंगाल की माटी लाल हो रही है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरू चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और फवाद हलीम जो कि नेता सीपीआईएम के हैं वो हमारे साथ हैं। विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मानव जायसवाल, शुरुआत आपसे, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? आज जो बंगाल की स्थिति है, कौन उसके लिए जिम्मेदार? सभी को मेरा नमस्कार है। अर्पिता जी, देखिए जो भी बंगाल में चल रहा है, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टीएमसी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो लोग जब कांग्रेस में चले गए और उनको पता है कि भाई वो हार जाएंगे या फिर किस तरीके से, तो वो अटैक कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे खुद के कार्यकर्ता मारे गए हैं, हैकल हुआ है, हैक किया गया है उनको। निशित प्रामाणिक बोल के जैसे एक व्यक्ति है, वो गृह राज्य मंत्री हैं, वो खुद जाते हैं, फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और लोग बचाव में आके भागादौड़ी करते हुए बचाव में उनके काफिले को अटैक हो जाता है। और ये शिष्टाचार है, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो जीतने वाले हैं नहीं, उनके पास जनाधार है नहीं, उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। आपको पता है कि ऐतिहासिक है, आज तक बंगाल में इतने लोगों ने आज तक कभी नॉमिनेशन नहीं फाइल किया। 2,31,000 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। और जहां भी ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, वहां क्या हुआ है कि जो लोग हमारे साथ कभी जुड़े हुए थे, हमको पता था कि ये लोग मूलतः जमीनी स्तर पे लोगों के साथ समन्वय नहीं रख रहे हैं, लोगों की दुखों के साथ अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उनको जब हमने टिकट नहीं दिया तो वो लोग भाग के चले गए, किसी कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई सीपीएम में। मानव जी ये बताइए, क्या आपकी अकेली देश की ऐसी पार्टी है जो टिकट काटती है? क्या बीजेपी ने कभी अपने नेताओं के या जिनको टिकट देना था नहीं काटी? क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में अलग अलग जगहों पर टिकट नहीं कटे? क्या हर जगह बंगाल जैसी स्थिति हुई? अर्पिता जी, आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपके पास है। आपको पता है कि बंगाल में 35 साल का किसका शासन था? कौन से अंधकार से बंगाल को ममता बनर्जी ने बाहर निकाला है? और आप बोलना चाहती जो 35 साल से जिन्होंने शासन किया है वो जीरो हो गए हैं, वो शून्य हो गए हैं। आपने अंधकार की बात की, मैं जरा रोशनी डाल दूं। एक मिनट अंधकार में जरा रोशनी डाल दूं। सिर्फ आप 2003 को छोड़ दीजिए, जिसका उदाहरण आप डंका बजाकर देते रहते हैं कि 2003 में देखिए कितनी मौतें हुई और हम मौत का आंकड़ा कहां ले आए। 2003 में 76 मौत हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें 2008 से 2018 तक के आंकड़े देख लीजिए, क्या सुधार हो गया सर? 2008 में 30 मौतें हुई थी। पंचायत चुनाव का बता रही हूं, बाकी चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव बराबर हिंसा हो गई है बंगाल में। 2008 में 30 मौतें, 2013 में 20 मौतें, 2018 में 30 मौतें। अंधकार कैसे दूर हुआ महाराज? जरा बताइए इसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं। 2003 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2008 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2013 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2018 और अब आ रहा है 2023, तो नामांकन कितने लोगों ने फाइल किया? क्या स्पर्धा में हम जी रहे हैं? अच्छा, गलती नामांकन दाखिल करने वालों की है। ज्यादा तादाद में नामांकन आप दाखिल करेंगे तो मौतें ज्यादा होंगी, है ना? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे, आप बंगाल समझाइए सर, नहीं समझ रहे हैं। समझाइए सर। हम समझा रहे हैं हाँ। कि ये जो सीपीएम वाले लोग, जो लोग पावर से नाबूद हो गए, वो लोग कौन सा मुखौटा पहन लिए? भाजपा का मुखौटा पहन लिए और कुछ आईएसएफ में चले गए, कुछ कांग्रेस तो जानती है किस तरीके से लिप्त है। अब ये जानते हैं कि भाई बंगाल में एक ही मात्र नेत्री ने बंगाल को किस तरीके से सजोने का काम किया है। ममता नाम से नहीं, ममत्व का निर्वाह किया है। हमने तो स्पर्धा की है। नोबो ज्वार बोल के जो संकल्प हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर लोगों से जाके अपने नेता को चुनिए, उनको हम टिकट देंगे, इससे ये बौखलाई हुई है। और इनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है कि बदनाम करो और राज करो। अब ये रोते रोते पहुंचेंगे अमित शाह जी के पास, बोलेंगे भैया देखिए अमित शाह जी, हमको तो बहुत मार दिया, हम तो टिकट लिया लेकिन हम वोट दिला नहीं पाया, हमको माफ कर देना,
हम तो गलती नहीं हुआ है, हमको ममता बनर्जी वोट देने नहीं दिया, ये बोलेंगे वो। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमने कभी जनता के साथ हम गए ही नहीं है। आपने आंकड़ों पर घुमा दिया कि मौतें इसलिए हो रही क्योंकि नामांकन ज्यादा हो रही हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। पहली बात, नहीं सर ये भाषण नहीं चल रहा सर, मैं तथ्यों पर बात करना चाहती हूँ। आप ममता बनर्जी की यहाँ पर वाहवाही मत कीजिए ना सर, वाहवाही तब है जब ये आंकड़ों में भी दिखे, वाहवाही तब है जब मैं ये कहूँ कि देखिए एक भी मौत नहीं हुई है। चुनाव में सर बम फूट रहा है, ये कहाँ पर होता है पश्चिम बंगाल के अलावा, बताइए मुझे। फायरिंग आप खुद अभी कबूल कर रहे हैं कि फायरिंग हो जाती है, ये कहाँ होता है कि लोगों के पास न सिर्फ बंदूक हो, वो फायरिंग कर रहे हो, खुलेआम बम ऐसे चल रहे हैं जैसे दिवाली में पटाखे चल रहे हो सर, और आप ये कहेंगे ये उनकी गलती है, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अर्पिता जी बहुत तकलीफ होती है कभी कभी, आप मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलने के लिए बाध्य हो गया हूँ। आपने वो चश्मा पहन लिया सिर्फ बंगाली, सर मुझे पता था अगर काउंटर सवाल पूछिए तो आप मेरे चश्मे को देखने लग जाते हैं, पहले अपने चश्मे के शीशे को साफ कीजिए सर। बंगाल में जो चीज देखना चाहती वो नहीं है, मुझे बताइए ना सर, मैं क्या देखूं? अब सुनिए सर सब जगह बम चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मैं क्या देखूं? ये मौतों का आंकड़ा सर लेके बैठी हूँ, मैं क्या देखूं? अभी मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए सर। सुनिए, चलिए 30 सेकंड लेफ्ट और इसमें आप आंकड़ों पर ही जवाब दीजिएगा, क्या सुधार हुआ है मुझे समझाइए। बिल्कुल चलिए। 2011 में हमने 184 सीटें पाई, 2011 के बाद 2016 में इलेक्शन हुआ हमने 211 सीटें पाई, 2021 में इलेक्शन हुआ हमने 214 सीटें पाई। प्रो वोटिंग हुई है। कोई भी ऐसी सरकार पूरे देश में नहीं है जिनका आंकड़ा हर निरंतर बढ़ते गया हो, हर इलेक्शन में बढ़ते गया हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता जानती है। जनता ने ये मुखौटा पहन के जो लोग नरसंहार कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। हम तो बैलेट पर भरोसा रखते हैं, हमने बैलेट से जनता का प्यार पाया है, और जिनको हमने टिकट नहीं दिया वो हिंसा करना चाहते थे इसलिए नहीं दिया। और आज सच्चाई है और पूरा प्रांत जागरूक हो गया है, इलाके में लोग समझ गए। मानव जी ठीक है, समझ गए मानव जी, सुनिए जो शब्द है ठीक है, आपने एक चीज कही कि ये हिंसा, एक सेकेंड सर, आपने कहा कि ये हिंसा करने वाले थे और इसीलिए हमने टिकट नहीं दी। आपने टिकट ना देकर भी क्या हिंसा रोक लिया? मुझे पहले जवाब इस पर दीजिए। रोका है मैडम। कहाँ रुका सर? आपको आइडिया नहीं है सर कहाँ रुका? मैं आपको केवल और केवल विधानसभा लोकसभा के अलग आंकड़े हैं सर, वो लेने बैठ जाऊंगी तो और पोल खुलेगी सर, इसलिए पंचायत चुनाव पर केवल बात कर रही हूँ मैं। सुनिए अर्पिता जी सुनिए, और हमने निरंतर काम किया है। सुन लीजिए, कोई पॉकेट ऐसे खाली हो गए हैं जहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की चूक हुई है, और वो चूक नहीं हुई है। ये निश्चित प्रामाणिक जैसे लोग, बहरूपिया लोग, देशद्रोही लोग, ये लोग आके ये लोग काम कर रहे हैं। भाजपा के पास कोई कार्ड नहीं है सर। ठीक है, मैं आपके अगर शब्दों को समझूं तो इनका काम वहाँ पर हिंसा फैलाना है, आप यही समझा रहे हैं मुझे ना? नहीं, ये कर रहे हैं मैडम, ये कर रहे हैं ना। आपने तो बोला, सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं आपकी बात मान लेती हूँ मानव जायसवाल की ये जो विपक्षी लोग हैं ये हिंसा करवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है मैं मान गई, लेकिन मुझे ये बताइए इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप नाकाम है, सरकार के तौर पर आप नाकाम है, फिर आप ये स्वीकारिए अगर मैं ये स्वीकारूं तो। नहीं अर्पिता जी, इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ आसान नहीं है सर, राजनीति है ना। सुनिए, बंगाल जिस तरीके से हमने सजोया है, हम घर घर जाके लोगों को जागरूक किए हैं। हम बम देने नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों के हाथ में तमंचे और बंदूक नहीं देते हैं। तुर्की से हमारे यहाँ बंदूक नहीं पहुंचती है, पुलिस मौनधारी बनी जाती है। ये बंगाल है। और सर बम पहुंच जाता है, तुर्की से रिवॉल्वर पहुंच जाती है और सरकार सो रही है। संविधान की रक्षा करने के हर कोई प्रतिबद्ध है। सरकार सो रही है सर, कानून व्यवस्था लचर है, प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म है। सुनिए, नवो ज्वार से ये बौखलाई हुई जो भाजपा और कांग्रेस है ना सर, एक ही जवाब हुई नहीं है। कानून व्यवस्था पर मत पूछिए क्योंकि विपक्ष बौखलाया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी पर मत पूछिए क्योंकि वो हमें जिम्मेदारी निभाने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर आपकी लाइन है, मैं समझ गई सर, हमारे दर्शक भी समझ गए। चलिए, एक भी सवाल का सही ढंग से मैं जवाब नहीं पा पाई हूँ आंकड़ों के हिसाब से। खैर, मैं प्रेम शुक्ला जी से अब इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फवाद हालिम आप पर भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार तो आप लोग हैं, आप वहां पर हिंसा फैलाने की रणनीति कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए, ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी है। मैंने ममता बनर्जी को जो है राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रह गई है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी कानून एवं प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने का दायित्व जो है वो ममता बनर्जी ने त्याग दिया है। ममता बनर्जी जो है वहां के पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं रखती हैं
और ये बता रहे हैं मानव जायसवाल जी कि जिनको हम टिकट नहीं देने वाले थे वो हिंसा फैला रहे। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी हिंसक तत्वों का जमावड़ा है कि इनको टिकट देंगे तब हिंसा करेंगे, टिकट नहीं देंगे तब हिंसा करेंगे, लोकसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, विधानसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, पंचायत चुनाव होगी तो हिंसा करेंगे। ये हिंसा इतनी क्यों कर रहे हैं भाई? और भी राज्यों में आपने इनसे बार बार प्रश्न पूछा, भाई पंचायत चुनाव अकेले बंगाल में तो हो नहीं रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में भी संपन्न हुए हैं, वहां भी विपक्षी पार्टियां खड़ी थी, वहां भी सपा बसपा जैसी पार्टियां खड़ी थी, कांग्रेस खड़ी थी। सर ये उन मत पार्टियों में वहां फिर आप बोलेंगे सब टोकेगा सर, अच्छा नहीं लगेगा ना, समझने दीजिए जरा, रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास। वहां हिंसा क्यों नहीं हुई? राजस्थान में चुनाव हुए, वहां पर हिंसा क्यों नहीं हुई? गुजरात में चुनाव हुए, वहां पर हिंसा क्यों नहीं हुई? तो विविध राज्यों में जहां पर कहीं कांग्रेस का राज है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, कहीं आम आदमी पार्टी का शासनकाल है, अन्य राज्यों में हिंसा क्यों नहीं होती है? भाई केरल में भी चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, वहां पर आपने कभी सुना कि वहां पर बमबाजी हो रही है, नामांकन भरने कोई जा रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है? ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं होता? ये बंगाल में ही क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हजारों की संख्या में विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के परिजनों को बंगाल त्याग कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ती है? वहां के हाईकोर्ट को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जांच के लिए भेजना पड़ता है। आप जो हैं, जो आपके विरोधी कार्यकर्ता हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बलात्कार जैसे करने का कुकृत्य करते हैं, ये क्यों होता है भाई? क्या कारण है? ठीक है मानो जैसा गलत बात है। गलत नहीं, सही बात है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हाईकोर्ट मॉनिटर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है मानव जी के सवाल थे वो मैं रोक, मेरी तरफ से कोई जो है रोक के मैं जरा जान लूं। ठीक है मानव जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेते हूँ। देखिए उन्होंने 3 चीजें बोली, उनको बंगाल का जल क्षेत्र पता नहीं है। जब सीपीएम सरकार भी थी ना 1977 से 2009 तक 56,000 लोग मारे गए थे, ये पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, हमारे लोगों ने चोट खाई थी, हमारे लोग मारे गए थे, हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने शरीर के हर हड्डियों को तोड़वा के बंगाल को सजाया है। आपको ज्ञान नहीं है, आप तो भगोड़े हैं, आप तो भाग गए होंगे। अब हमसे पुरानी पार्टी है लेकिन बंगाल में अच्छा, लाखों लोगों की हत्या कर देंगे तब जो है आपका ज्ञान अर्जित होगा। जनता के लिए लाठियां खाई है, जनता के लिए गोलियां खाई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं और आज वही लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनसे वो चल चरित्र कृत करा रहे हैं। आज पूरा कांग्रेस, ठीक है, ये जो पूरी सुई है ना वो घूमकर अब एक बार फिर से सीपीआई तक चली गई है और मेरे साथ फुआद हलीम भी हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, दोनों लोगों की बातें हो गई। फुआद जी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं 1977 से 1909 तक का आंकड़ा देख लीजिए कितनी मौतें हुई हैं, यानी ये सब कुछ इसकी परिपाटी तो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार ने रची और अब तो स्थिति बहुत बेहतर है। देखिए पहली बात है 1977 से लेके 2011 तक बाएं महाज का सरकार चली, इसमें तकरीबन 12,500 दिनों तक सरकार चली। अगर 56,000 मौतें हुई है राजनीतिक हिंसा में, प्रतिदिन प्राय 4 से 5 लोगों की हत्या हुई है। ये जो मंदगढ़ंत आंकड़े तृणमूल वाले और उनके साथ उनके सहयोगी बोलते हैं, इससे निकलना चाहिए। और ये मनगढ़ंत आंकड़े ये जो बना करके बनावटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस जमाने में नहीं रहा करता था, लेकिन उसका जो एक ही तरीके से, जिस तरीके से रट्टा मार करके एक ही वाक्य को बार बार दोहरा करके उसको सत्य में तब्दील करना या बनाना होता नहीं है। हर रोज बाएं महाज के वक्त में 5 लोगों की हत्या बंगाल में नहीं हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। दूसरी बात, सही बात समझ लीजिए भाई, यहाँ बंगाल में परिस्थिति ये है कि हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उस हाई कोर्ट ऑर्डर को उल्लंघन करती है। हाई कोर्ट कहती है कि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत हमने दिया है इसके ऊपर आपने कदम नहीं उठाया। यहाँ पे संवैधानिक पद पर आसीन जो लोग हैं, जो यहाँ पर संवैधानिक जो प्रतिष्ठान है, वो लोग अपने में उलझे हुए हैं कि किस तरीके से बंगाल में शांतिपूर्व निर्वाचन हो। उस परिस्थिति में आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 70 एमएलए और 18 एमपी लेकर के
35% सीटों में नामांकन भर्ती करने नहीं सके हैं, सफल नहीं हुए, वो मैदान छोड़ के भाग गए बंगाल में। जिस संगठन का एक एमएलए विधानसभा में है, उस संगठन यानी जो मोर्चा है, वाम मोर्चा, कांग्रेस और आईएसएफ, ये मिलकर के तकरीबन 95% सीटों पर हमने नामांकन भरने का जो मुश्किल काम है उसको हमने पूरा किया है। आपको याद रखना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बीडीओ ऑफिस घेर के रखे थे, उसका चित्र सभी के पास हासिल है। बम के बारिश चल रही थी, गोलियों की बारिश चल रही थी, हत्या हो रही थी, इसको लांग करके पुलिस का जो बैरिकेड बना के रखी थी, पुलिस ने यहाँ पर एक किरदार अदा किया है कि नामांकन न भरे। सार्वजनिक जो यहाँ पर प्रशासन है, जनरल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीओ ने हमें इनहिबिट किया है। ये तमाम बाधाओं को पार करके आवाम ने अपना जो नॉमिनेशन है उसको जमा किया है, संघर्ष करके जमा किया है। हमने जीत लिया है फर्स्ट का स्टेप जिसको कहते हैं। और ये जो हिंसा का जो रूप है, तृणमूल कांग्रेस पैसा, पेशी शक्ति, पार्टी, प्रशासन, पुलिस को एक मेरू में बांध करके साधारण लोगों का जो कंठ है उस कंठ को रोध करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है, इसके खिलाफ ये पंचायत निर्वाचन में आवाम जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। तृणमूल बुखलाई हुई है और उनके जो चट्टे बट्टे हैं शुभेंदु अधिकारी, पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल में होकर के मिदनापुर अपने जिला में एक भी नामांकन विरोधी को जमा करने नहीं दिया है। याद रखना पड़ेगा, आज वो बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो ये जो तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी का जो मिली भगत है, इसको साफ जहन में रखना पड़ेगा। हिंसा उनकी भाषा है और आवाम उसकी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कमरू चौधरी, आपको भी लग रहा है बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है जो बंगाल में हो रहा है इस वक्त? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले मैं ये बोल दूं, बंगाल में आज बंगाल एकदम नाम बन गया, बम बम बंगाल। हम बोलते हैं ना बम बम बोले, अब बम बम बंगाल हो गया। हर जगह जाइए कहीं ना कहीं बम फूट रही है, कहीं ना कहीं लोगों का हत्या हो रहा है, कहीं पे कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, उसका घरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पे जो नामांकन भर चुके हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनका रिश्तेदारों के ऊपर हमला हो रहा है। ये हालत है बंगाल में चारों तरफ। ये पंचायत का निर्वाचन नहीं है, ये बंगाल में पता नहीं किसका एक श्राप है बंगाल का ऊपर में कि जब भी चुनावी निर्वाचन आता है, निर्वाचन का समय आता है, वहां कोई ना कोई लाशें गिरती है, कोई ना कोई माँ का बेटा, माँ आना ये होता है, गवाह बैठती है बेटी। तो ये हालत है बंगाल में। देखिए सबसे मुद्दा का बात ये समझिए, यहाँ पे अगर राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो एक भी हिंसा यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का इसमें मदद हमको लग रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आपको केंद्रीय सरकार से केंद्रीय बाहिनी मंगाकर यहाँ पे चुनाव लड़ाना होगा, लेकिन उसका खिलाफ जो है कि राज्य सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे ना आए। क्यों भाई, इतना डर क्यों है? हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप 1 रुपया जो है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मत लीजिए, आप अपना पैसा से केंद्र सरकार से केंद्रीय बाहिनी लाकर चुनाव कराए। यहाँ पे सिर्फ यही डर है कहीं पे और 2-4 लाशें ना गिर जाए बंगाल में। लेकिन ये इतिहास से होते हुए आ रहा है बंगाल में आज के डेट में। लेकिन हम जो देख रहे हैं 2011 के बाद में, हम तो तृणमूल कांग्रेस के साथ में समझौता करके 2011 में आए थे, लेकिन 2011 के बाद में 2012 में हमारा समझौता उनसे टूट गया। कारण यही है कि जो सरकार को हटाए थे, उसको हटाने के बाद में तृणमूल को लाए थे, ये तो तृणमूल तो उसका बाप निकल गया। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, आज पंचायत में जो आम जनता का अधिकार का समय है, उस अधिकार का समय में भी लोगों का ऊपर में जो है कि ये अत्याचार करके अपना प्रतिनिधि को वहां बैठाना चाहते हैं। एकमात्र कारण यही है कि किस तरह से लूट करे, पंचायत स्तर से लेकर मंत्री सभा तक किस तरह से सरकारी पैसा को गबन करे और अपना राज यहाँ पे बंगाल में कायम करे। ये देखिए, ये बड़ा शर्मनाक बात है। हम बंगाल में बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लोग पैनल में आपके बैठे हुए, सबका एक ही राय होगा किस तरह से ये हिंसा को रोका जाए। लेकिन ये हिंसा को रोकने के लिए एकमात्र उपाय ऊपर स्तर से अगर आदेश आएगा तभी रुक सकता है यहाँ पे। ठीक है मानव जायसवाल, कि बार बार सवाल, क्योंकि आप सरकार में हैं इसलिए आपसे ही सवाल उठेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, जहां पर हर चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं, कभी भी चुनाव हो और वहां पर हिंसा ना हो, ये बंगाल में हम देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए सवाल बार बार आपसे उठ रहे हैं। हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले संविधान को मानते हैं। और जहां तक बात है हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के, नहीं, पहले मुझे ये बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये फिर से डिबेट आरोप और प्रत्यारोप से दूर रखना है सर मुझे। हाँ। देखिए सुनिए, जो न्यायपालिका होती है वो चाहती है कि हर तरीके से वातावरण सुरक्षित रहे, हर तरीके से न्याय व्यवस्था बनी रहे, ये सब चीज वो मानते हैं। और वो जानते हैं कि उनको भी सरकार पे भरोसा है, तभी वो सरकार को बोलते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो निश्चित रूप से आप और भी केंद्र वाहिनी को भी ले लीजिए और भी पुलिस फोर्स ले लीजिए। और हम भी चाहते हैं कि भाई सब तरीके से हो, लेकिन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है उसका गला ना घोटा है। देखिए, आप बंगाल की बात करते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये इसलिए था, एक सेकेंड मानव जी, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने ही ये बात कही है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती में जितनी देरी होगी उतना नुकसान होगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। हाँ। पहले सेंट्रल फोर्स ने बोला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि आप जो संजीदे इलाके हैं उसके बारे में आप हमको बताइए, तब तक वहां पे रिपोर्टिंग हो। उसके बावजूद भी ये लोग पिटीशन फाइल किया, तो उसके बाद में फिर हाईकोर्ट ने एक संज्ञान दिया और न्यायपालिका है वो संज्ञान नहीं कि वो सराखों पर है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो पुलिस है, वो भी काम कर रही है। और आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी इंचार्ज है और निरंतर वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं जो त्रुटियां हो रही हैं उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? आप मान लीजिए अपने स्तर पर, एक सेकेंड, आप अपने स्तर पर सुधार कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा ना हो। आपके लिए अगर एक चीज और एड ऑन हो जाए, सेंट्रल फोर्सेस भी आपकी हेल्प के लिए आ जाए, तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए ना कि बमबाजी रुके, ये मौतें रुके। ये है प्राथमिकता में कि नहीं? अर्पिता जी, पहले तो केंद्र जो सेंट्रल फोर्सेस है वो 2021 में भी आई थी और एक बहुत सुंदर सा कांड उन्होंने कर दिया था। शीतलकुची में निर्दोष लोगों को गोलियां मार दी थी और आज तक उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ, आज तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई, आज तक उसमें कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। ये गोली मारो सरकार वाले हैं, ये पीठ पे गोली मारेंगे, देश में आगजनी करेंगे और ये कर रहे हैं। आज पूरा मणिपुर चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि हमारे प्रेम भाई साहब तो बड़े सुंदर तरीके से बोल देते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है। तो भैया आप बोलिए अमित शाह जी को रिजाइन करने के लिए, वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि वहां पे फौजियों के कपड़े में लोग गोली मार रहे हैं, लोग आगजनी कर रहे हैं, डेली लोग मारे जा रहे हैं। 45 दिन नहीं 50 दिन से आगजनी चल रही है। वो क्या देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर? क्या आप वहां के लोग भारतीय नहीं है? क्या आपके जो गृह मंत्री है, जो मेरे गृह मंत्री है, वहां के गृह मंत्री नहीं है? वो चाइना का हिस्सा है? वो कहां का है? और हमारे प्रधानमंत्री मौनधारी बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रेम भाई साहब मांगिए, बोले इस्तीफा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं इसी पर। लेकिन आप अपने, देखिए सर, अपने सवाल, अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए दूसरे कपड़े को गंदा दिखा देना बहुत आसान तरीका है, जो हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप उनसे जवाब मांगिए, ठीक है, लेकिन अपने सवालों से आप बच गए जो मैंने आपसे पूछे। प्रेम शुक्ला जी, जरा इस पर जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं वहां हिंसा होती है, वहां सवाल नहीं उठ रहे, केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको दिख रही है, लेकिन वहां भी नैतिकता के तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। नैतिकता नहीं मैडम, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। देखिए, ममता बनर्जी बांग्लादेश को, देखिए चिल्लाते हैं बीच में, क्या तरीका है? दिया सर मैंने, बोलिए। बांग्लादेश क्या है? ममता बनर्जी जैसे लोग देशद्रोह पर आमादा हो जाएं, तो आप बोलते रहिए, तब भी ठीक है, रुकिए जरा। ममता बनर्जी जैसे लोग देशद्रोह पर आमादा हो जाएं, तब भी कम कीजिए जरा इनकी आवाज। हाँ, प्रेम शुक्ला चिल्ला रही है फुकट में। ममता बनर्जी जैसे लोग कितने भी देशद्रोह पर आमादा हो जाए, तब भी मणिपुर चीन के कब्जे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह का स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। मणिपुर की हिंसा हुई, निश्चित तौर पर वहां की राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और जो भी वहां दंगाई है उनको गोली मारी जा रही है, देखते ही गोली मारने का आदेश है। आप यही काम जो है बंगाल में क्यों नहीं करते जी? बंगाल की स्थिति क्या, बंगाल में जो दंगे चल रहे हैं, बंगाल में क्या जनजातीय टकराव चल रहा है, बंगाल में क्या सांप्रदायिक तनाव है, ऐसा कुछ है? चुनाव होने पर अगर हिंसा होती है, उस पर सवाल पूछा जाता है, तो आप कभी कश्मीर से तुलना करते हो, कभी मणिपुर से तुलना करते हो। बंगाल को आपने जो है आतंक और हिंसाग्रस्त हो गया ये स्वीकार लिया है और आप जिम्मेदारी छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ ऐसा क्यों किया जाए? क्या हिंसा जो चुनाव के वक्त हो रही है सिर्फ उस पर बात करें, बाकी हिंसा नहीं है? बाकी लोगों के घर के लोग अगर खत्म हो रहे हैं तो वो मौतें नहीं है? मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, कहीं पर भी एक भी निर्दोष की जान जाती है तो राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य उस जिम्मेदारी को लेता है। अगर एक भी निर्दोष की जान जाती है, एक भी निर्दोष नागरिक देश के वो किसी भी इस्तीफा होगा नहीं होगा, वो कह रहे इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, जिम्मेदारी क्या है सर?
निश्चित जो दंगाई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कह रही है कि जो दंगाई उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता सर? कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं मुझे सर अभी मानो जायसवाल फिर से बोल देंगे कि हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये कार्रवाई का तरीका नहीं है, जिम्मेदारी लेने की बात है। ना ममता बनर्जी ले रहे हैं ना आप ले रहे हैं सर जिम्मेदारी। पिताजी मैं आपके प्रश्न चूंकि हम भाजपा नहीं बिल्कुल ले रहे हैं हम, अर्पिता जी को जो है अगर पक्षपात कर रहा हो तो कर सकती है वो, लेकिन एक भी निर्दोष नागरिक की जान जाती है तो राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य उसकी जिम्मेदारी लेती है। ममता बनर्जी के राज में बाकायदा जो लोग काम करते थे विपक्षी दल के, उनके घर की महिलाओं पर बलात्कार हुए, ममता जी ने जिम्मेदारी नहीं ली, वहां से पलायन हुआ, ममता जी ने जिम्मेदारी नहीं ली। कैसे ली जाती है प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए बाकायदा ऑर्डर जिम्मेदारी कैसे ली जाती है? जब मणिपुर की स्थिति पर आप जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या सिर्फ बोल देने से जिम्मेदारी लेना होता है? ममता बनर्जी भी ये बोल देंगी, अभी मानो जायसवाल भी बोल देंगे चलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। वहां गृह मंत्री जाकर बैठते हैं, वहां पर बाकायदा सेंट्रल फोर्सेज भेजी जाती हैं, वहां सेंट्रल फोर्सेज का स्टेट गवर्नमेंट विरोध करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, वहां सेंट्रल फोर्सेज जाती है, कार्रवाई करती है, दंगाइयों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही है। यहाँ क्या कार्रवाई हुई तो पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या कार्रवाई? ठीक है सुनिए प्रेम भाई साहब को कुछ ज्ञान मान है नहीं। अच्छा अभी सारा ज्ञान तो सर आप लेके बैठे हैं। सुनिए ना हम बता रहे हैं उनको ज्ञान देना, बंगाल का ज्ञान उनके पास नहीं है, मणिपुर का तो सारे ज्ञान के भंडार आप हैं और बदतमीजी के भंडार भी आप हैं, हिंसा के भंडार भी आप हैं, बलात्कारियों के भंडार भी आप हैं, हिंसक श्रृंगारों के भी भंडार आप हैं, भ्रष्टाचारियों के भी भंडार आप हैं। अरे सुनिए ना, भ्रष्टाचारी 2000 के नोट रुपये बंद कर दिए, 37 लाख करोड़ का चलन हो गया, डबल की जो है काकी है, डबल नोट छापा है, डबल नोट निकलेगा 2024 में पूरा पैसा निकलेगा और कब्र से खोद के भी निकालेंगे, चिंता मत करिए। सुनिए मॉरिशस पहुंचेंगे निकालने के लिए पैसे, मॉरिशस। सुनिए अरे प्रेम भाई साहब खराब लग रहा होगा, अरे 75,000 करोड़ रुपए एक कंपनी ने दे दिया मोदी जी ने, खराब लग रहा होगा। स्मगलर उनका भतीजा जो है वो तमाम जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो दोनों ही प्रवक्ता आपस में भिड़ गए, यानी ये साफ संदेश है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। चलिए मैं बढ़ रही हूँ आगे, पूरा मौका आप दोनों को दिया ताकि चीजें साफ हो पाए, लेकिन देखिए दर्शक भी समझ रहे हैं। ठीक है सर, जरा मुझे एक सेकंड में कुछ ग्राफिक्स जरा कुछ दिखा दो, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों, जिसको लेकर इस तरीके से वहां हिंसा हो रही हो, इतना बवाल मच रहा हो। तो बता दें राज्य की एक एक ग्राम पंचायत को विकास के मद में 5 साल के दौरान 5 से 18 करोड़ तक की जो रकम है वो मिलती है। मतलब समझिए इससे आप कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव इससे अलग क्यों और इतने बड़े स्तर पर इसको लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। अब इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार से मिलता है। इस रकम को खर्च करने का जो अधिकार है वो पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास होता है। पैसों को खर्च करने के मामले में पंचायत सदस्यों का अधिकार किसी विधायक या किसी सांसद से ज्यादा होता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये बवाल क्यों मचा हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर, इतना बड़ा ये पंचायत चुनाव क्यों है। अब जरा मैं विनय जी का रुख करते हुए माफी के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आपके पास पहुंच पा रही हूं, लेकिन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही है। मैं ये समझना चाहती हूं कि सचमुच नेताओं में ग्रामीण इलाकों को विकास की भावना इतनी प्रबल है, उसके लिए पंचायत चुनाव की अहमियत विधानसभा और लोकसभा से चुनाव से अधिक है, या खेल कुछ दूसरा है? देखिए मुझे तो लग रहा है कि 2 प्रवक्ता क्यों है एक ही पार्टी से, सीपीएम और टीएमसी दोनों एक ही तो है। पहले सीपीएम थी, आज टीएमसी हो गई। हिंसा के मामले में कह रहा हूं, ये जो टीएमसी है इसका प्रशिक्षण हिंसा का सीपीएम नहीं किया है, और हमारे टीएमसी के साथ सीपीएम के साथी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं तो केवल एक उदाहरण बताता हूँ, 1970 की घटना है, साईबाड़ी हत्याकांड। इंदिरा गांधी जी गई थी मृतकों से मिलने, बेटों को मार दिया गया, 2 बेटों को। माँ को बेटों के खून में चावल सान करके खिलाया गया। किसने किया? अर्पिता जी मालूम है, सीपीएम के नेताओं ने किया। और जिन 3 लोगों ने खिलाया जो मुख्य अभियुक्त थे, बाद में पॉलिट ब्यूरो के मेंबर बने और वहां मंत्री बने, और आज बैठ करके फहाद हलीम साहब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे जो आज हो रहा है इसकी ट्रेनिंग आपने दी, सब कोर्ट के जजमेंट आ गए, आप क्यों कोर्ट के राय के ऊपर अपना व्यक्तिगत आप अपना राय थोप रहे हैं दर्शकों पर? नहीं आप कोर्ट के राय के पूर्व आप क्यों अपने राय यहाँ पर थोप रहे हैं? आप यहाँ पर 2023 में आइए,
आप ये त्रिपुरा सवाल में करिए चलते कि हैं, भारतीय बंगाल में जनता चलते हैं। पार्टी ने हम बनाने के दार्जिलिंग ट्रेनर साहब में हैं हलीम जिन साहब। जिन और हलीम जिन साहब साई बाड़ी भूल गए क्या? अरे शर्म आनी सर चाहिए एक एक आपको। करके बोलिए, हाँ, तो समझ में नहीं हाँ, आएगा। हाँ, ठीक है मणिपुर जैसे ठीक है हरीश साहब, आप अपनी बात भी रख लीजिएगा। एक सेकंड 10 सेकंड रख लीजिए। ठीक है विनय जी, उनको बाद में अपने मंत्री और पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ठीक बनाया। है, इस पर इनको और थोड़ी आज- आपत्ति है। एक सेकंड सर, मैं रोक रही हूँ विनय जी, इस पे थोड़ा सा हलीम साहब को आपत्ति, इसलिए वो बीच में बोल रहे हैं। सर क्या आपत्ति है जरा बताइए। हिंसा हाँ एक सेकंड विनय जी आ रही हूँ, विनय जी आ रही हूँ। हलीम साहब पिताजी एक सेकंड देखिए, विनय जी आ रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। आज साई लेकर के जो घूम रहा देखिए है, साई अरे बाड़ी रुकिए केस ना, की विनय जी, एक इन्वेस्टिगेशन सेकंड, हो गई विनय जी आ है। रही हूँ, एक सेकंड, प्रशासनिक तहकीकात करने के बाद इसके अदालत में राय आ चुकी है। साई बाड़ी केस के मामले में अदालत की राय आ अरे चुकी जनता की है। अदालत में अगर यहाँ नहीं अदालत हुआ की भाई राय, अगर इनको इस प्रवक्ता जनता को, की अदालत में क्या ये नहीं भारतीय हुआ। जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें अगर कबूल नहीं है तो वो साई अदालत बाड़ी में के जाकर खून के धब्बे याचिका हैं ना, जमा आपके दे। चेहरे ठीक है यहाँ दर्शकों को वर्गलाने के लिए ये सब वक्तव्य नहीं, ठीक है, अपना विनय जी, निजी राय मत ठीक रखिए है, यहाँ ठीक पर। है, ठीक है। आपका हलीम निजी साहब, राय रखने का ठीक है, जगह नहीं आपकी है बात यहाँ हो गई पर। सर, मैंने इसीलिए उनको अगर रोक कर आप आपकी अदालत बात सुनी के बीच राय में, से असहमति इसीलिए उन्हें रखते रोक हैं, कर आप सुना। कोर्ट में हलीम साहब जाइए। ठीक है, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं आप वही बात। ठीक है विनय जी, मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, ये हिंसा प्रवक्ता झूठ बोल रहा है। अपनी बीजेपी का पढ़ाई ये नहीं ठीक चौथा हलीम वक्ता है। साहब, ठीक है प्लीज चुप रहिए विनय जी। भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ और पिताजी, हिंसा हमारी आगे और मानो तुम्हारी जयसवाल आ नहीं रहे हो। होती। हिंसा अपनी पराई नहीं होती। जो आज लोग माचिस लेकर के घूम रहे हैं ना, वो कल उसी हिंसा की आग की जद में आने वाले हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कल तृणमूल कांग्रेस खुद हिंसा का शिकार थी इन्हीं सीपीएम वालों से। आज 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 उनकी हिंसा का शिकार सीपीएम वाले हो रहे हैं। आज टीएमसी की हिंसा का शिकार, जिसका प्रशिक्षण उसने सीपीएम से लिया था, बाकी पार्टी के लोग हो रहे हैं। तो हिंसा अपनी पराई नहीं होती, हिंसा बंटवारा नहीं करती, और कोई रेखा नहीं है जो बांटती है। आज हम तो कल आप। ठीक है विनय जी, हिंसा के समर्थन में मानो आइए, जायसवाल भी हिंसा कुछ में ऐड कर लेना किसी चाह रही की है, उनकी बात भी सुन लूं। हाँ ठीक है विनय जी, एक सेकंड। हाँ मानो जायसवाल। देखिए कुछ बातें जो हमारे विनय भाई साहब ने बोली है, जो चावल खून से सने हुए चावल को खिलाने वाली बात, ये बहुत ही मार्मिक विषय है। लेकिन आज उस समय हम कांग्रेसी थे, हम मूलतः कांग्रेसी थे। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी भी कांग्रेसी थी, लेकिन हम कांग्रेस छोड़ दिए। हमने बंगाल कांग्रेस को छोड़ दिया। हमारी नेत्री ने नया संकल्प लिया और पूरे बंगाल को सजोया। लेकिन आज वही कांग्रेस में जो पुराने लोग, जो हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मार डाला, जिनको जला दिया, जिनके बेटियों के साथ बलात्कार किए, जिनको काट के जमीन में गाड़ दिया, आज उनके साथ ये पार्टनर में है आज के कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद स्लोगन लगाई थी ममता बनर्जी। और जितने भी सीपीएम के कैडर थे वो ज्यादातर और पंचायत में सन 1998 से लेकर के 2006 तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के स्लोगन लगाई थी हमने और कही थी कि पंचायत में बीजेपी को वोट दो। और 6 साल मंत्री बनी रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिसभा में। नॉमिनेशन दिया है अर्पिता जी। और गोधरा कांड के वक्त में मानो जायसवाल आप क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? मुझे एक सेकंड, मैं सबको रोक रही हूँ। एक सेकंड सर। हलीम साहब, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन ये जो आप लोगों ने आदत बीच बीच में बोलने वाली रखी है सर, ये ठीक नहीं लगता है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आ रहे हैं, तू मैं करने आ रहे हैं सर इस मंच पर, नहीं अच्छा लगता है सर। लेकिन मानव जायसवाल, आप बार बार, ये आज तीसरी बार आप गिना रहे हैं कि ऐतिहासिक है कि इतने नामांकन हो रहे हैं। ऐतिहासिक है यानी आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वही बंगाल है जहां पर नामांकन करने के लिए लोग पहुंच नहीं पाते थे, या तो उनको डरा दिया जाता था या तो उनसे नामांकन वापस ले लिया जाता था। आप ये क्यों बार बार, ये इतनी बड़ी चीज हो गई है नामांकन कर लेना। देश के अलग अलग राज्यों में नामांकन जिसको जहां करना है वो कर रहा है, लेकिन बंगाल की स्थिति किसने बनाई सर कि नामांकन से लोग डरे? और आप इस मंच पर आकर आज ये कहें कि ये ऐतिहासिक है कि कितने नामांकन हुए। कल कीजिए जरा हलीम जी की आवाज। मानव जायसवाल से सीधा सवाल। सुनिए, आपको इस संदर्भ में समझना होगा कि 2011 में जब हमारी सरकार बनी तो पहले बार हमने एक बेंचमार्किंग करी, 2013 में मैक्सिमम नॉमिनेशन हुए। फिर 2018 आते आते जो सीपीएम जो धूमिल हो गई थी वो भाजपा के साथ मिल गई, और भाजपाइयों के साथ मिलकर उन्होंने वो चोला पहन लिया भाजपाइयों का, और फिर जलाधार जो था वो बटने लगा, और फिर वो मारकाट पे चले आए, क्योंकि उनका चलचरित मारकाट ही है। इन्होंने मार के ही किया है, इन्होंने किया। और ये लोग करते करते दिखाते क्या है कि बस टीएमसी ने किया है। अरे लोग इनके आपस में लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन इनकी खारिज हो रही है, और ये हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अरे सर एक बात बताइए, अकेले ममता बनर्जी में ऐसे कौन से हीरे और रत्न जड़े हैं
कि वहां पर ही सारे विपक्षी दल पहुंचकर हिंसा कर रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में जेडीयू के साथ साथ आरजेडी थी, उसके साथ बीजेपी थी, कहां कहां ऐसा हुआ है? अगर यही पर पार्टी है तो ये राज्य में अलग अलग जगहों पर सब जगह नामांकन के वक्त होना चाहिए, केवल ममता बनर्जी के लिए क्यों बीजेपी और जगह पर? राजस्थान में सरकार नहीं, वहां बम क्यों नहीं फोड़ रही? बंगाल में अकेला बम क्यों फूटा जा रहा है? अर्पिता जी, ममता बनर्जी कौन है? पूरे देश में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है और पूरे देश को जो ऊर्जा मिला है कि भाजपा को हराया जा सकता है, वो ममता बनर्जी नहीं लिया है। सर बाहर निकल के भी तो आप खेला। सुनिए सर क्या हो गया उससे? वो चाणक्य की एक नीति है, सुनिए, चाणक्य की एक नीति है अर्पिता जी, आप हमको हरा नहीं सकेंगे तो आप हमको बदनाम करेंगे। ये बदनाम करना चाहते हो, जितना ये बदनाम कर रहे हैं उतना नाम होगा, उतने लोग जीत के आएंगे। और सुनिए, जनता वोट देती है, हम भाजपा से डरेंगे? हम मोदी जी अमित शाह जी से डरेंगे? कभी नहीं। हमने नतमस्तक किया तो माँ काली के सामने, और हमने नतमस्तक किया तो हमारे जनता के सामने। अच्छा, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये चाहे कुछ भी सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही अगर, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं है? सर मुझे ये बताइए। जिम्मेदारी सुनिए, जिम्मेदार कौन है मैं बता देता हूँ। आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? सरकार चला रहे हैं आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है? सर वो जिम्मेदार है। मानव जायसवाल, आपस की लड़ाई, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, उसको दिखाया आपकी। और आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथ रखकर बैठे हैं। आप दोनों जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, एक बार मैं 10 सेकंड एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप हाथ में हाथ रखकर बैठे हैं, ठीक है। कमरू जी जल्दी से आप भी अपनी बात ऐड कर लीजिए। हाँ देखिए अर्पिता जी, बंगाल में मैं 74,000 पूछूं, लेकिन मैं सिर्फ ममता बनर्जी से कुछ ना पूछूं, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ ना पूछूं, मैं बीजेपी से पूछ लूं, मैं सीपीआई से पूछ लूं, लेकिन सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ना बताए कि आखिरकार राज्य में अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप सरकार चलाते हुए ये कह रहे हैं अगर कि विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी है, तो फिर आप क्यों है सरकार में सर? जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कानून व्यवस्था आप सोचिए, आप यही तक भी नहीं बोल रहे कि हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने हमको सरकार में नहीं लाया है, जनता ने लाया है। हम जनता के सेवा के लिए हैं, हम विपक्ष की चाटुकारिता करने के लिए हैं क्या? तो जो लोग आपको वोट देते हैं सर, उनकी भी मौतें होती हैं। ये 30 लोग कौन से आसमान से नहीं टपके हैं सर? ये जो 30 लोगों की चुनाव में मौत होती, 30, 20 और ये पूरा आंकड़ा जो मैं साल दर साल आपको दिया, ये आसमान से टपके हैं क्या? ये भी चुनाव में आपको वोट देते हैं ना? ये आंकड़ा ट्रिपल डिजिट में था, हमने कम करवाया है, और अभी भी ये सीपीएम वाले जीरो नहीं हुए। मानव जायसवाल, ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, जिम्मेदारी ओढ़नी नहीं है, बस अपने आप को साफ दिखाने के लिए उंगलियां सबकी तरफ दिखा दीजिए। लेकिन फिर से एक बात दोहरा देती हूँ कि अगर आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी है, और ये हर राजनीतिक दल को समझना होगा।